बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगा टीवी न्यूज़ चैनल। सबसे पहले हस्बे वाहिद आपसे एक रिक्वेस्ट कि जो नए हमारे देखने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबा दें और दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि उन तक भी हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँच सकें। आज का जो हमारा मौजू है वो 9 मई के हवाले से है। एक साल इसको हो गया 9 मई को, और 9 मई से सिर्फ 2 दिन पहले DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बल्कि मैं कहूँगा कि जो दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद इस हवाले से तो कोई वहाम नहीं रह गया कि 9 मई के किरदारों के ख़िलाफ़ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और रियासत की जानिब से ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा होगा। अच्छा, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल पर चढ़ाई करने वालों को, जो कि दिफाई तनसीबात में से नहीं आती, अगर उनको सज़ा हो सकती है तो 9 मई के ज़िम्मेदारों को सज़ा क्यों नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि चंद दिन पहले तक जो तहरीक इंसाफ का एक बयानिया था कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ DGISI से होंगे या फिर आर्मी चीफ से होंगे, तो वो बयानिया तो बढ़ गया। बल्कि अब तो ये कहूँ कि खुद उस बयानिए से भी यूटर्न ने, तहरीक इंसाफ ने खुद ही यूटर्न ले लिया है और बड़ा अजीबोगरीब किस्म का यूटर्न लिया, लेकिन उनके लिए वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो यूटर्न लेते रहते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये है कि जो सिविल अफराद हैं इसके अंदर जो ज़िम्मेदार है उनको सज़ा क्यों नहीं हो सकती, और उसकी वजह ये भी है कि अगर ऑन ड्यूटी कोर कमांडर बहुत बड़ा रैंक होता है, बहुत बड़ा रैंक होता है, लेफ्टिनेंट जनरल के सतह का अफसर होता है, अगर उन्हें ड्यूटी से हटाया जा सकता है, दीगर अफसरान को हटाया जा सकता है और उनका एहतसाब हो सकता है विद इन आर्मी जो इंस्टीट्यूशन है उनका, तो जो सिविल अफराद है उनका क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि 30 शहरों में 200 मुकामात पर के करीब वाक़यात हुए हैं जिनके अंदर कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो दिफाई तनसीबात से हट के कहीं हो। वहाँ पे 200 के करीब वाक़यात में 30 शहरों के अंदर जो हमारी दिफाई तनसीबात है, इंस्टॉलेशन है, उन्हें जलाकर राख कर दिया गया और इन सब की वीडियोज़ भी मौजूद है। बल्कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो TV स्क्रीनों के ऊपर पूरी दुनिया भी देख रही थी, पाकिस्तान की अवाम भी देख रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने खान साहब का वो बयान भी सुना कि जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जनाब अगर मुझे आइंदा भी गिरफ़्तार किया गया तो तब भी ऐसा ही होगा। यानी उस वक़्त 9 मई के वाक़या से लातल्की इख्तियार नहीं की खान साहब से, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े 9 मई के हवाले से जब बाद में पता चला ना तहरीक इंसाफ को कि हमने ये क्या कर दिया है कि क्यों, लेकिन ये एहसास, ये मैं आपको बताऊँ कि ये कोई एहसास नहीं हुआ, बल्कि जो नाकामी हुई है ना उसके बाद उन्होंने अपना 9 मई के हवाले से अपना बयानिया बदला है ताकि जो उनको पता था कि अब क्या होना है, मुकदमात कायम हो चुके हैं और पाकिस्तान का जो कानून है उसके मुताबिक उनको छूट नहीं मिलनी, सज़ा होनी है। तो उसके बाद उन्होंने अपना बयानिया बदला और एक अजीबोगरीब मौक़िफ़ कहा जिसमें उन्होंने कहा कि जी 9 मई का वाक़या हमने नहीं करवाया बल्कि हमें तो ट्रैप किया गया, यानी मामलात को कन्फ्यूज़ किया गया और इसमें वो कमाल महारत रखते हैं कन्फ्यूज़ करने में। कहा कि जी इसमें तहरीक इंसाफ मुलव्वस नहीं है। और डिठाई की इंतहा ये है कि ऑडियो और वीडियो जो शवाहिद हैं उनकी मौजूदगी के बावजूद जो है वो ये कहा जा रहा है। अब तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो कहती है कि तहरीक इंसाफ इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं है, उनसे बंदा ये पूछे कि क्या कोर कमांडर लाहौर के बाहर हजूम जो लेके गई हैं, क्या उसकी क़यादत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा नहीं कर रही थी? ठीक है जी। उसके बाद क्या एजाज चौधरी साहब, मुराद सईद साहब कारगिलों को टारगेट नहीं बता रहे थे? क्या फयाजुल हसन चौहान साहब ने नहीं बताया कि जूम कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कौन से मुकामात को निशाना बनाना है? अच्छा, क्या उसकी तफसीलात तय नहीं हुई? इसके अलावा जब खान साहब को पेश किया गया, जब वो कहा गया ना कि गुड टू सी यू, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दूसरे दिन क्या एक किस्म की खान साहब को तरले और मिन्नतें नहीं की उस वक़्त के खान साहब आप जो 9 मई का वाक़यात हुआ है ये बड़े अफसोसनाक वाक़यात हैं, इन्हें कंडेम कर दें, लेकिन बता दें कि खान साहब ने क्या उन्हें कंडेम किया? खान साहब ने कंडेम करने से उन्हें इनकार कर दिया उस वक़्त, क्योंकि उन्हें उस वक़्त ये था कि जनाब हम तो इनकलाब ला रहे हैं, हमारा इनकलाब कामयाब हो जाएगा तो मैं कंडेम क्यों करूं? दूसरी बात यह है कि जब ये साजिश थी बाकायदा एक कि जनाबे वाला इनकलाब लाना है, लेकिन इससे पहले कि मैं इनकलाब की तरफ आऊँ, ये जो भी बयानिया ना कि तहरीक इंसाफ ने नहीं किया, तो उसके बाद जिस तरह मैंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा लीड करती हुई जा रही हैं और दूसरे, और लाहौर के अंदर कोई और नहीं, जनाबे वाला हसान नियाज़ी जो है इमरान खान साहब के भांजा है, जो कोर कमांडर लाहौर की वर्दी को हवा में लहरा रहे थे, वो किसी एजेंसियों के बंदे तो नहीं थे।
वो तहरीक इंसाफ के थे, खान साहब के भांजे थे, तो उनकी मौजूदगी के बाद जो है वो किस तरह तहरीक इंसाफ इनकार कर सकती है कि ये उनकी तरफ से नहीं हुआ बल्कि उन्हें ट्रैप किया गया और उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक और बड़ा अहम सवाल जो है वो ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले से जो सियासी जमातें एहतजाज करती रही हैं बड़े शहरों के अंदर, ख़ासतौर पर कराची, लाहौर के अंदर जो हब होते थे एहतजाज के, उनके कुछ मुकामात थे। जिस तरह कराची में भी, लाहौर में भी रीगल चौक था, उसके बाद कराची में एम्प्रेस मार्केट थी, लाहौर के अंदर अनारकली थी। तो ये कुछ मुकामात थे जो एहतजाज के लिए तय होते थे कि जी यहाँ बैठ के हमने एहतजाज करना है। अच्छा, उन मुकामात को छोड़ के पूरे पाकिस्तान के अंदर उन मुकामात को छोड़ के जितनी आर्मी इंस्टॉलेशन थी उन्हीं की तरफ जो है वो हजूम का मौब का रुख क्यों मोड़ा गया। एक सेकंड ये है कि अच्छा चलें एहतजाज करना था ना आपने, तो खान साहब ने फिर ये क्या 13 तारीख को जब वो उनकी रिहा हुए हैं और उसके बाद वो मंजर-ए-आम पे आए हैं, तो क्या उन्होंने ये नहीं क्या बयान दिया कि अगर मुझे रेंजर गिरफ्तार करेगी तो क्या मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस पे एहतजाज करूँगा, मैंने फिर उन्हीं के खिलाफ एहतजाज करना है। तो सर अगर ठीक है एहतजाज का इरादा था तो एहतजाज करते। उसके बाद ये पेट्रोल बम, लाठी, जितनी ये सारा कुछ से लैस होके जो हजूम गया है और फिर जो तोड़ फोड़ की है वहाँ पे पेट्रोल बम मारे, ये कौन लेके गया था, इसकी तरबियत किसने दी थी, ये कारकुनों को लेके वहाँ पे जो है वो कौन पहुँचा था। तो इन तमाम जो है ऑडियो वीडियो दस्तावेज़ात की जो शवाहिद हैं इनकी मौजूदगी के बाद भी अगर तहरीक इंसाफ या कोई भी शख्स इस बात से इनकार करता है कि नहीं जनाब वहाँ तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि उसे ट्रैप किया जा रहा है, वहाँ और कोई मुलव्वस था, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बयानिया चलेगा। जो फौजी अदालतें हैं उन अदालतों के अंदर जो है मुकदमा चल चुके हैं, बल्कि उनकी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जो स्टे आर्डर है कि वो सज़ाएँ सुना नहीं सकते, उनकी वजह से उनको सज़ाएँ नहीं सुनाई जा रही। 20 अफराद जिन्हें रिहा करना था वो रिहा कर दिए। लेकिन यहाँ पर भी एक सवाल पैदा ये होता है कि खान साहब के दौर के अंदर, तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर 26 अफराद के ऊपर जो सिविलियन थे उनके ऊपर फौजी अदालतों के ऊपर मुकदमा चला है और उनमें से कई एक को सज़ाए मौत भी हुई है। उस वक़्त खान साहब का एज ए प्राइम मिनिस्टर जब उनसे राय ली गई तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल अगर कोई सिविल अफराद फ़ौजी तनसीबात के ऊपर या फ़ौजी जराइम के ऊपर मुलव्वस होता है तो उसका मुकदमा फ़ौजी अदालतों के अंदर ही चलना चाहिए। तो आज अगर तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें मुलव्वस है तो फिर 2 कानून क्यों, फिर हर जगह के ऊपर खान साहब को गुड टू सी यू क्यों, फिर क्या वही जरदारी साहब वाली बात मैं दोबारा करूँगा कि क्या डोमिसाइल का फ़र्क है। तो अगर डोमिसाइल का फ़र्क नहीं है और कानून सबके लिए बराबर है, तो अगर तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर खान साहब अपना ये खुद मौका दे चुके हैं, अपनी राय दे चुकी हैं कि अगर सिविलियन है वो अगर फ़ौजी जराइम के अंदर या उनकी किसी इस तरह के अंदर मुलव्वस हों तो उनका मुकदमा जो है वो फ़ौजी अदालतों के अंदर चलना चाहिए। तो आज जब खुद तहरीक इंसाफ के कारकुन मुलव्वस हैं इसके अंदर, तो क्या कानून बदल देंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त है कि वो अपना स्टे आर्डर जो है वो वापस ले, ताकि जो 9 मई के किरदार हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, उन्हें एक टहरे में लाया जा सके और उन्हें करार वाकई सज़ा मिले। इसके अलावा जिस तरह मैंने कहा कि हफ़्ता पहले तक जो DGISPR की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे हफ़्ता पहले तक तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि जी डायलॉग होंगे तो आर्मी चीफ से होंगे या DGI-SI से होंगे। तो उसके बाद जनाब एकदम मौक़िफ़ बदला और कहा कि जी नहीं, आर्मी से मुज़ाकरा तो किसी जो पाकिस्तान के आइन के अंदर है ही नहीं है। अच्छा भाई, आइन के अंदर नहीं थे तो आपने क्यों कहा। तो हम अपने जो वीलॉग्स पहले भी करते रहे हैं उनमें यही कहा है कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, सियासी जमातों के डायलॉग सियासी जमातों से होते हैं और सियासी जमातों से डायलॉग होने के बाद ही मामला हल होते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही होगा कि तहरीक इंसाफ को जिन मसाइल का सामना है वो सियासी जमातों से डायलॉग करे, उनसे मुज़ाकरात करे। इन मुज़ाकरात के नतीजे के अंदर ही राहें खुलेंगी और इसके मसाइल जो हैं वो हल होने शुरू हो जाएंगे। और यही दुनिया का तरीका है कि अगर एक बंदा डायरेक्ट आपसे बात नहीं करना चाहता, और जाहिर है कि वो नहीं करेगा, जो हालात मकसद हैं, तो आप किसी तीसरे से दोस्ती करें, किसी तीसरे से मुज़ाकरात करें, वो बंदा आपके जो बिहाफ के ऊपर बात करेगा तो आपके जो है लिए रास्ते खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे और आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सियासी जमातों से बात करनी पड़ेगी और यही जो है सियासत के अंदर हल है एक, उसके अलावा कोई हल नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।